देखिए बेटा, आज हम राज्यसभा के बारे में बात करने वाले हैं। पेज नंबर C26। टू हाउसेज हैं आपके। एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। लोकसभा आपका लोअर हाउस है और राज्यसभा आपका अपर हाउस है। लोकसभा के बारे में कल हमने बात की थी कि लोकसभा क्या होती है, ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और इसके मेंबर्स बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है या नहीं, और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो स्पीकर है, स्पीकर का क्या क्या काम होता है, स्पीकर के क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब कल बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। ये आपका अपर हाउस है, ठीक है बेटा, ये अपर हाउस है और जो है इसकी टोटल स्ट्रेंथ है 250। जैसे लोकसभा में आपके इस वक्त एट प्रेजेंट जो आपके लोकसभा के अंदर जो टोटल मेंबर हो सकते हैं 552 हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 हो सकती है, ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पर 245 है। टोटल इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है कितनी, 250, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें 245 मेंबर्स हैं। और बेटा इन 245 में से भी 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। कल हमने देखा था जब हमने लोकसभा की बात की थी तो उसमें टोटल 545 मेंबर थे, जिनमें से 543 आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आए थे और 2 पर्संस को आपके प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था जो कि एंग्लो इंडियन थे। लेकिन राज्यसभा के अंदर टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है, करंट 245 है, और 245 में से भी जो 12 मेंबर्स हैं वो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और वो 12 मेंबर कौन कौन हो सकते हैं कि कोई लिटरेचर के फील्ड में हो सकता है, साइंस के फील्ड में हो सकता है, आर्ट्स की, या कोई सोशल सर्विस कर रहा हो, तो उन लोगों को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। अब 12 इसमें से हटा दिए जाए तो जो बाकी मेंबर्स हैं वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द राज्यसभा, the upper house or the second chamber of the parliament is known as the Rajya Sabha। अपर हाउस और सेकंड चैम्बर जो दूसरा सदन है पार्लियामेंट का, उसे हम राज्यसभा कहते हैं। कंपोजिशन, इसकी संरचना, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कैन बी अप टू 250 मेंबर्स। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 मेंबर हो सकते हैं टोटल, ठीक है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स भी इसमें टू कैटेगरीज में होते हैं, दो भागों में वर्गीकृत हैं, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। कुछ पर्सन को इनमें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट और कुछ पर्सन इलेक्ट किए जाते हैं। द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर 12 इन नंबर। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिन्हें नॉमिनेट करते हैं वो हमारे आपके जो राष्ट्रपति हैं वो चुनते हैं और उनकी संख्या कितनी है, 12। They are nominated by the president। ये जो nominated person है इन्हें कौन चुनते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। For their contribution to field, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, जिन्होंने साहित्य, साइंस, कला या फिर सामाजिक सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया हो देश का, उन्हीं लोगों को हमारे प्रेसिडेंट, उन्हीं में से 12 लोगों को राज्यसभा का मेंबर चुनते हैं। The remaining members of representative, जो बाकी के मेंबर्स बच गए उन 12 के अलावा, वो कहां से आते हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से, राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। Seats had been allocated to the state, the union territories on the basis of population। और उनकी जो सीट्स है, कितनी सीट्स होनी चाहिए, हर स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में चुने जाएंगे वो डिपेंड करता है। जैसे हमारा लोकसभा में हुआ था वो उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। द राज्यसभा एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर्स। राज्यसभा में फिलहाल अभी 245 मेंबर हैं और फॉर होम, और उसमें से 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 12 हमारे प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हैं। मतलब 245 में से अगर हम 12 को माइनस कर दें तो कितने बच गए आपके, 233। 233 जो मेंबर्स हैं वो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आए हैं। कह रहे हैं मैनर ऑफ इलेक्शन। अभी मैनर ऑफ इलेक्शन, इसका इलेक्शन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है। आपने देखा ये इलेक्टेड पर्सन है और जैसे लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव होता है, हम लोग जाकर वोट डालते हैं,
एवरी पर्सन जिसकी एज 18 या 18 ईयर अबव है वो जाकर वोट डालता है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव ऐसे नहीं होता है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द ईच स्टेट मीन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं कैसे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो सदस्य हैं उन्हीं में से कुछ सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। अब हर राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से सदस्य जो है राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो लोग ही अपने में से इलेक्ट कर भेजते हैं कि मान लीजिए हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 90% है हरियाणा के, और यदि हमारी सीट है वहां पर, मान लीजिए हमारी सीट वहां पर 5 है, तो हमारी ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 5 मेंबर्स वहां पर इलेक्ट कर दिए जाएंगे। वो लोग ही करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो लोकसभा के मेंबर्स बना दिए। अब और जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स थे वो भी हमने ही चुने थे जब हमने अपने सीएम को चुना, और तो वो भी हमने ही चुने थे। अब वो हमारे चुने हुए सदस्य अपने में से ही कुछ मेंबर्स को राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं। The representative of the union territories shall be chosen in the manner as a parliament may prescribe। और जो यूनियन टेरिटरीज से जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो प्रतिनिधि आते हैं, वो किस तरीके से चुने जाते हैं, जिस तरीके से उन्हें संसद प्रिस्क्राइब करती है कि आप किस मेथड से चुनेंगे, उसी मेथड से वो लोग उसे चुन लेते हैं। फिर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे आपने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज है वो कितनी होनी चाहिए बेटा, बताना। 25 या अबव। लेकिन राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज जो है 30 से कम नहीं होनी चाहिए। 25 तो लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30। एंड एक पॉइंट सेम है, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना ही चाहिए। ठीक है, मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, और उसकी एज जो है वो 30 साल से कम भी नहीं होनी चाहिए। must possesses such additional qualification as may prescribed by the law for time to time। कह रहे कुछ और योग्यताएं जो कि हमारा कानून बताता है समय समय पर, वो उन क्वालिफिकेशन से भी युक्त होना चाहिए। अगर मतलब समय समय पर हमारा कानून कुछ योग्यताएं ऐड करता रहता है, वो योग्यताएं भी उसके अंदर होनी चाहिए जब भी उसका इलेक्शन होता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अब ड्यूरेशन ऑफ द हाउस का ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितना होता है। लोकसभा का टाइम पीरियड कितना है बेटा, बताना जरा, एनीवन। टाइम पीरियड ऑफ लोकसभा 5 ईयर, 5 साल के लिए लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं और आफ्टर दैट फिर से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर हैं ये ऐसे नहीं है, इसका ड्यूरेशन होता है टोटल 6 ईयर। और ऐसा नहीं है कि 6 साल के बाद इसके चुनाव होंगे, इसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, 6 ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 2 2। ठीक है, पहले 2 साल, आगे के 2 साल और आगे के 2 साल। अब क्या होता है, हर 2 साल के बाद उसके कितने मेंबर्स, 1/3 मेंबर को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। देखिए, क्योंकि हमने मान लीजिए टोटल है उसका टाइम पीरियड 6 ईयर है ना, 6 ईयर के हमने 2 ईयर्स के 2 पार्ट बना, 3 पार्ट बना। हर 2 साल के बाद उसके 1/3 मेंबर चेंज कर दिए जाते हैं। क्या आपको क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आपके टोटल मेंबर हो गए कितने, टोटल मेंबर मान लीजिए आपके पास है 90, मान लीजिए टोटल मेंबर 90 है। अब 3 पार्ट में डिवाइड यदि हम कर दें तो पहले 2 साल कंप्लीट होने पर 30 सदस्य बदल दिए जाएंगे, अगले 2 साल कंप्लीट होने पर और 30 सदस्य बदल दिए जाएंगे, और नेक्स्ट फिर 30 बदल दिए जाएंगे। आफ्टर दैट फिर ये 30 चेंज हो जाएंगे। मतलब 6 ईयर में ये सदस्य चेंज होते हैं, लेकिन ये एक साथ नहीं बदले जाते। इनका प्रोसीजर क्या है, टोटल टाइम ड्यूरेशन इनका 6 ईयर होता है। और देखिए, द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ये एक परमानेंट बॉडी है, मतलब भंग नहीं होती। एंड इट नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब इसमें डिसोल्यूशन इसका उसको भंग नहीं किया जा सकता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर, इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, हर सेकेंड ईयर के एंड पर।
तो 6 साल के अंदर पूरे के पूरे सदस्य बदल गए। The member of the राज्यसभा are elected for the term 6 years। राज्यसभा के मेंबर 6 ईयर के लिए चुने जाते हैं। जो पहले 2 साल के बाद चेंज हुआ, अब अगले 2 साल में वो चेंज नहीं होगा और उससे अगले में भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 2 ईयर जब वो कंप्लीट करेगा तो टोटल 6 ईयर हो जाएंगे। देखिए ये टू और ये 2। अब 2 साल कंप्लीट होने के बाद इसे चेंज कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर नए 30 मेंबर्स मान लीजिए, अब नए मेंबर्स अब इन नए मेंबर्स का 6 साल कैसे पूरा होगा? 2 साल के और फिर जब 2 साल ये पूरे होंगे तभी बदले जाएंगे। ऐसे ये वाले जब यहाँ पर मेंबर चेंज हुआ 2 साल के, 2 साल के और 2 साल के, फिर वो 6 साल के बाद बदले जाएंगे। क्या एवरीवन इज क्लियर? चलिए वंशिका, आपको क्लियर है बेटा? वंशिका क्लियर है? अदिति, 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 यस नमन, क्या कह रहे हो आप? प्रेसिडेंसिंग ऑफिस कहाँ पर पढ़ा है आपने, बताइए मुझे। पीछे अदर पावर एंड फंक्शंस में पेज नंबर बोलिए। C26 कहाँ पर बताओ? क्वालिफिकेशन वो अभी करवा रही हूँ बेटा, मैंने अभी करवाया कहाँ? अभी तो हम ड्यूरेशन पर ही है, अभी तो हम ड्यूरेशन पर ही है। ड्यूरेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया आपको? आप देखिए, प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब जो सभी मीटिंग को प्रेसिडाइज करता है, सभी मीटिंग की अध्यक्षता करता है। समझ गए आप? जो सभी मीटिंग को अध्यक्ष करेगा। कोई मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मीटिंग स्टार्ट होगी वहां पर, तो सबसे पहले वही उसको प्रेसिडाइज करेगा, वही उसका अध्यक्ष है वो उस मीटिंग का, उसको बोलते हैं प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया के, वही एक्सो ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, मतलब वही राज्यसभा के प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर हैं जो राज्यसभा की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेंकैया नायडू। वेरी गुड, सभी को पता होना चाहिए। पावर एंड द फंक्शन ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा के पावर एंड फंक्शन क्या क्या होते हैं वो देखिए। नंबर 1, लेजिस्लेटिव पावर। उनके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर है, कुछ कार्यकारी शक्तियां होती हैं। ऑल बिल, जितने भी बिल आते हैं, मैंने आपको बताया था जस्ट पहले कोई भी लेटर आता है ना कि भाई इसको हमने पास करना है, पास होने से पहले, कानून बनने से पहले उसे हम बिल ही कहते हैं। ऑल बिल अदर देन मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन द राज्यसभा। यानी सभी बिल राज्यसभा में आ सकते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सभी बिल पहले लोकसभा में आते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। लेकिन मनी बिल को छोड़कर, एक मनी बिल होता है, मनी बिल को छोड़कर बाकी जितने भी बिल हैं उनको दोनों सदनों में पास होना तो जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहले वो लोकसभा में आए या राज्यसभा में। राज्यसभा में आएंगे तो फिर वो लोकसभा में चले जाएंगे, लेकिन जो मनी बिल है उसको पहले लोकसभा में ही लाया जाता है, फिर राज्यसभा में और फिर प्रेसिडेंट के पास। लेकिन मनी बिल के अलावा बाकी जितने भी बिल हैं उनको हम किसी भी हाउस में पहले भेज सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर। कुछ उनके पास वित्तीय शक्तियां भी होती हैं। अ मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन द लोकसभा। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है, सबसे पहले लोकसभा में ही उसको लाया जाता है। आफ्टर अ मनी बिल पास बाय द लोकसभा, जब मनी बिल को लोकसभा पास कर लेती है उसके बाद इट इज सेंड टू द राज्यसभा। वो राज्यसभा के पास जाता है फॉर इट्स रिकमेंडेशन, उसकी रिकमेंडेशन, उसकी जानकारी के लिए, उसकी सिफारिश के लिए, उसके सिग्नेचर के लिए, कि अब वो इस पर वार्तालाप कर इससे बातचीत कर मतलब उसे आगे करे, सजेशन के लिए। रिकमेंडेशन मतलब सजेशन के लिए। द राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा, और राज्यसभा इस बिल को वापस लोकसभा में भेज सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिनों के अंदर अंदर। यदि 14 दिन से ज्यादा रख लिया
तो राज्यसभा को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसे लगता है, क्योंकि उससे उसका सजेशन पूछा गया है, लोकसभा ने तो पास कर भेज दिया राज्यसभा में, अब राज्यसभा के पास वो सजेशन के लिए आया है और राज्यसभा उसे ज्यादा से ज्यादा 14 डेज के लिए अपने पास रख सकती है। अदर देन उसे वो लोकसभा में वापस नहीं भेजा जाएगा, वो उसे साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन 14 दिन के अंदर अंदर वो लोकसभा में वापस जाता है, ताकि लोकसभा के मेंबर्स उसके ऊपर दोबारा से सजेशन करें, दोबारा से उसको देखें, उसको रीचेक करें, ठीक है, उसको दोबारा से वेरीफाई करें, और कुछ जो उनको लगता है कि इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ठीक नहीं है तो उन्हें करेक्ट करें। लेकिन लोकसभा के मेंबर जो हैं वो तो आपके काफी पावर में है, लोगों द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए अगर ये मेंबर्स वापस चेक करते हैं, अगर उन्हें लगता है कुछ करेक्शन करनी है तो वो करेंगे, और अगर नहीं करते तो वो उसे वापस पुनः राज्यसभा में भेज देते हैं, तब राज्यसभा को उस पर सिग्नेचर करना ही पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, 14 डेज अलोंग विद इट्स रिकमेंडेशन, कह रहे 14 दिनों के अंदर अंदर उसे लोकसभा में अपने सजेशन के साथ भेजना पड़ता है कि हमारे ये सुझाव है, आगे आप दोबारा चेक कीजिए। थस इन फाइनेंशियल मैटर, तो वित्तीय मैटर में जब पैसे का कोई मैटर होता है, राज्यसभा एन एडवाइजरी रोल, तो राज्यसभा सिर्फ एडवाइजरी रोल को ही निभाती है, सिर्फ सलाह दे सकती है लोकसभा को कि आप काम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। नंबर 3, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना, अमेंडमेंट करना, उसमें संशोधन करना। अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बिल को अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस। द बिल अमेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनेट इन द आइदर हाउस, बिल को हम किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकते हैं, किसी भी हाउस में उसको लाया जा सकता है। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस बिल में संशोधन हो सकता है कब, शुड पास बाय द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली, जब पार्लियामेंट के सभी हाउसेस उसको क्या कर दे, पास कर दे। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके बाद क्योंकि वो लॉ बन जाएगा, उसके बाद उसमें कुछ चेंज करना हो तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। नंबर 4, स्पेशल पावर टू द राज्यसभा। राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर भी है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राज्यसभा, हमारा जो संविधान है, राज्यसभा एज अ हाउस रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ द यूनियन। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन को, कि भारत के सभी राज्य इसमें शामिल हैं, क्योंकि सभी राज्यों के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे वो यहीं पर सदस्य बनकर आए, तो इसीलिए जो आपका राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन को। इट देयरफॉर एंजॉय सम स्पेशल पावर, और ये कुछ स्पेशल पावर को एंजॉय करते हैं विच आर नॉट गिवन टू द लोकसभा, जो कि लोकसभा के पास नहीं होती। वन सच पावर इज दैट, फर्स्ट पावर क्या है, इट में इन द नेशनल इंटरेस्ट, की पूरे राष्ट्र के हित के लिए, डिक्लेयर बाय द रिसोल्यूशन दैट द पार्लियामेंट शुड मेक लॉ, कि पार्लियामेंट एक संकल्प लेता है, रिसोल्यूशन मतलब पार्लियामेंट एक प्लेस, एक संकल्प लेता है, शुड मेक द लॉ, कि वो कानून बनाना चाहिए उसे, विद द रिस्पेक्ट टू द मैटर इन द स्टेट, जब पूरे स्टेट के बारे में कोई स्टेट की रिस्पेक्ट को लेकर कोई बात आ जाती है तो उसको, उसके लिए वो कानून बना सकता है। स्टेट वर्ड आया है यहाँ पर आपका, देखो इधर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये मैटर्स है ना, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्फ्रेंस लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर काफी सारे मैटर आते हैं, और यूनियन लिस्ट में भी और कॉन्फ्रेंस लिस्ट में भी। जैसे कि स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, वो आपके मैटर हैं जैसे डिफेंस, देश की सुरक्षा का मैटर, या वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति का कोई मैटर हो, करेंसी, जैसे कि हमारी करेंसी बदली गई थी, पीछे नोटबंदी हुई थी, तो जो करेंसी है इस पर जो कानून पास किया, ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट का काम है। फॉरेन अफेयर, कोई विदेशी मामले हो, या पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राम ऑफिस, ठीक है, या फिर आपका बैंकिंग, ठीक है, ये जो सब आपके हैं किससे किससे रिलेटेड है, आपके यूनियन लिस्ट से। लेकिन जो आपकी कॉन्फ्रेंस लिस्ट होती है, एक तो ये हो गई आपकी, कौन सी लिस्ट होगी बेटा, ये तो लिस्ट हो गई आपकी यूनियन। और स्टेट लिस्ट में जैसे कि हेल्थ हो गई लोगों की, एजुकेशन हो गई, ठीक है, सैनिटेशन का मैटर हो गया, ये सब आपके स्टेट में आते हैं, ये सब आपके स्टेट के अंदर है। और जो आपकी कॉन्फ्रेंस लिस्ट होती है, कॉन्फ्रेंस लिस्ट के अंदर
क्या है, इस पर यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। वो भी काफी सारे मैटर्स हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, जंगल को लेकर, ट्रेड यूनियन, मैरिज, ठीक है, जैसे बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी, या एडॉप्टेशन, या कोई एडॉप्ट करते हैं ना, बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, तो इस पर ये दोनों ही कानून बना सकते हैं। और जो हमने ये लाइन पढ़ी अभी ऊपर, one such power that it may the national interest declared by the resolution that the parliament should make law with the respect to a matter in a state list। कह रहे हैं जब लोगों के राष्ट्र हित की बात आए तो जो हमारी राज्यसभा है, स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर होते हैं उन सब पर वो कानून बना सकती है। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो वो स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी कानून बना सकती है। अनदर स्पेशल पावर एंजॉयड बाय द राज्यसभा, कुछ और दूसरी पावर भी है राज्यसभा की जिसे वो एंजॉय करती है, दैट इट में डिक्लेयर दैट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडियन सर्विसेज इन द नेशनल इंटरेस्ट, कि राज्यसभा डिक्लेयर करती है, घोषित करती है जितनी भी नए नेशनल सर्विसेज बनती हैं लोगों के हितों के लिए, जो नई इंडियन सेवाएं सर्विसेज जो लागू होती हैं वो भी आपकी राज्यसभा करती है। द पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, और पार्लियामेंट कानून बनाती है उन सभी के लिए जो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के लिए कानून आपकी राज्यसभा बनाती है। तो बेटा ये तो था आपका राज्यसभा का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। पावर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट करने से पहले आपके चैप्टर नंबर 1 के कितने क्वेश्चन कर लिए हैं आपने? एनीवन, कितने क्वेश्चंस कर रखे हैं? कितने भेजे हैं? कुछ क्वेश्चन और ऐड करने हैं आपने चैप्टर नंबर 1 में, मैं अभी बता रही हूँ उनके बारे में आपको। इसकी पीडीएफ भेजूंगी, समझा रही हूँ, इसे देखो आप। सिविक्स का चैप्टर 1 जिसके मैं 18 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, अभी चैप्टर 2 के नहीं करवाए ना, चैप्टर 1 के ही आपने 18 क्वेश्चन कर रखे हैं। उसके आगे आपने क्वेश्चन नंबर 19 बनाना है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के फादर, पिता या जनक किसे कहा जाता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव जो अम्बेडकर हैं उन्हें ही फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। Who was the president of drafting committee of the Indian Constituent Assembly, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? आपके डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही उसके मेंबर थे। Who was the president of कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे वो थे भीमराव अंबेडकर। उसके बाद कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है, देखो ये 3 क्वेश्चन ऐड कर लेना आज उसमें। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं कि जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स करवाए, देखिए पहले मैंने लिख दिया है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल, कि ये फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, तो बेटा हमारा आर्टिकल नंबर 14 से 30 और आर्टिकल नंबर 32 ये सब फंडामेंटल से ही रिलेटेड है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, ये आपके टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, उनमें से आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक आपका राइट टू इक्वेलिटी ही दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है आपका, वो 14 टू 18 पर खत्म हुआ, ये 19 से स्टार्ट हो गया, 19 से 22 तक आपका राइट टू फ्रीडम है। और नंबर 3 है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24 नंबर आर्टिकल में आपका राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन है। एंड राइट टू फ्रीडम द रिलीजन, और इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपका 25 से 28 तक, 25, 26, 27 एंड 28 सारे के सारे आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपका आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 के अंदर है। और नंबर 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका आर्टिकल 32 में है। तो ये थे आपके कुछ, बेटा इन्हें आप ऐड कर लेना इसके अंदर। नोटबुक है अभी सभी के पास में?
नोटबुक, नोटबुक है बच्चों? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बेटा आवाज नहीं आ रही? नैना, आपने आज ही ज्वाइन किया है ना? तो आपने कितना काम कर रखा है पूरा? न्यू एडमिशन हुआ है, तो आप एक काम करो, मेरा नंबर आपको पता है? तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजना, मैं आपको चैप्टर भेज दूंगी, ठीक है? वो आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना। चैप्टर एक फ्रेंड ही रहती है, तो अगर फ्रेंड से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास। मैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 तो मैं दोबारा करवाऊंगी। जियोग्राफी का चैप्टर 2, 3 और सिविक्स का चैप्टर 1 आप मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगी आज, जिस पर भी आपका व्हाट्सएप चलता हो। अभी अभी मैंने किसकी नोटबुक चेक नहीं की थी, वो बताए मुझे। किसकी नोटबुक मैंने चेक नहीं की थी? और मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही है? विशाखा, आपने मुझे नोटबुक दिखा दी? कंप्लीट है ना आपके 18 नंबर तक? तो एक काम करो बेटा, आप लोग क्लास लीव करो, मैं ये अभी आपकी स्कूल ऐप पे भेज रही हूँ, स्कूल ऐप ऑन कर कर सभी ये काम करेंगे फटाफट से। लीव कर दो, ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है काफी बेटा, लीव करो। जल्दी करो बच्चों, जल्दी। हाँ बोलो पारा। पूरा?